नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। 8वीं क्लास का ये नेक्स्ट चैप्टर जब जनता बगावत करती है, 1857 की क्रांति और उसके बाद। ये देखिए, सिपाही और किसान विद्रोह की स्थिति आपको 1857 में दिखा रखी है। देखिए, पिछले पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत व्यापार के लिए आती है और धीरे धीरे वो भारत की इस सत्ता पर सत्तासीन हो जाती है। लेकिन उनकी नीतियां राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सबको इस तरह से प्रभावित करती है कि वो सब इनसे नाराज हो जाते हैं और उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। तो इसी क्रम में पहला अपने को टॉपिक दे रखा है, नवाबों की छिनती सत्ता। देखिए, 18वीं सदी के मध्य में ही राजाओं और नवाबों की ताकत है वो छीनने लगी थी, क्योंकि जो अंग्रेज कंपनी है वो इस काम में लगी थी कि धीरे धीरे इनकी सत्ता है वो समाप्त कर दी जाए। उनकी सत्ता और सब सामान दोनों खत्म हो रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे, यानी ये अंग्रेजी छोटी सी सेना होती थी जिसका मुखिया रेजिडेंट कहलाता था और उसकी अनुमति के बिना राजा कुछ कर ही नहीं सकता था। तो बहुत से दरबारों में रेजिडेंट तैनात थे। स्थानीय शासकों की अब स्वतंत्रता है वो लगभग घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को लगभग भंग कर दिया गया था। उनके जो राजस्व वसूली के अधिकार थे, वह इलाके थे, वो एक एक करके अब छीने जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत का भी प्रयास किया कि किसी प्रकार कंपनी से उनका टकराव है वो टल जाए और रास्ता कोई बीच का निकल आए। इसी क्रम में कंपनी के साथ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, उसने भी बातचीत की थी कि उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को कंपनी है वो राजा मान ले, लेकिन कंपनी इसको राजा मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसी प्रकार से पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से ही आग्रह किया था कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वो अब पेंशन है वो मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात, यानी बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के पश्चात, उनके गोद ले हुए पुत्र नाना साहब को कंपनी ने कोई पेंशन नहीं दी, क्योंकि कंपनी इस समय अपनी सैनिक ताकत और श्रेष्ठता साबित करने के नशे में डूब चुकी थी। ठीक है। इसी प्रकार इस समय अवध की रियासत का मामला भी बड़ा गरमाया हुआ था, क्योंकि अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोप दी गई और सहायक संधि के द्वारा लगभग अवध का प्रशासन है वो कंपनी इनडायरेक्टली चलाने लगी। लेकिन 1856 में क्या हुआ, अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। किसे? अवध को। गवर्नर जनरल डाल्टनलोजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए इसे ब्रिटिश प्रभाव में लाना जरूरी है। इसलिए उन्होंने अवध पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार कई मामले थे, केवल महारानी लक्ष्मीबाई का मामला हो, पेशवा बाजीराव द्वितीय की दत्तक पुत्र नाना साहब का मामला हो, यावद का मामला हो, यही नहीं, कंपनी यहाँ नहीं रुकी, बल्कि अब उन्होंने पूरी योजना बना ली थी कि वो इस बार क्या करेंगे, मुगलों के शासन को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे और सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम उन्होंने हटा दिया। और 1849 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने तो ऐलान कर दिया कि जब बहादुर शाह की मृत्यु हो जाएगी तो उनके परिवार को लाल किले से निकाल दिया जाएगा और दिल्ली में कहीं और उनको बसा दिया जाएगा। कुल मिला के लाल किला उनको खाली करना पड़ेगा, किनको? मुगल खानदान को। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के पश्चात उनके किसी भी वारिस या वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमार के रूप में मान्यता दी जाएगी। यानी एक प्रकार से भारत के लिए जो सत्तासीन लोग हैं उन सत्तासीन लोगों को हटाना था। किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा, और खुद की श्रेष्ठता साबित करनी थी, जो कि भारतीयों के लिए बड़ी ही गुस्से वाली स्थिति पैदा करने वाली थी। किसान और सिपाही, देखिए गांव के अंदर किसान है और जमींदार है, वो अब भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। यानी केवल किसान परेशान हो ऐसा नहीं है, गांव में जो इस प्रकार की लगान और वसूली की व्यवस्था थी उससे जमींदार भी तंग आ चुके थे।
क्योंकि उन्होंने महाजनों से जो कर्ज लिया था अब वो कर्ज चुका नहीं पा रहे थे और महाजन अपने कर्ज को वसूल करने के लिए उनकी ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे थे, जिसके कारण उनकी पुरानी किसानों की जो ज़मीनें थी, ज़मींदारों की ज़मीनें थी, धीरे धीरे उनके हाथों से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी कहानी थी। उनकी वजह अलग थी कि वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। उनके वेतन भत्ते, उनके सेवा शर्त, ये चीज़ें थी वो सिपाहियों को भी परेशान कर रही थी। कई नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठोस पहुंचाते थे, क्योंकि अंग्रेज उनको लड़ने के लिए विदेश भेजना चाहते थे समुद्री मार्ग से, लेकिन भारतीय लोग समुद्री मार्ग से यात्रा करना अपने धर्म और जाति के भ्रष्ट होने को मानते थे, इसलिए वो समुद्री यात्रा नहीं करते थे। उनका कहना था कि स्थल मार्ग से जाने में इन्हें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो समुद्री यात्रा नहीं करेंगे क्योंकि उनका धर्म और उनकी जाति नष्ट हो जाती है। क्योंकि 1824 के अंदर भारतीय सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला था, तो उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उनको सजा भी दी गई, क्योंकि ये मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून भी बनाना पड़ा और इस कानून में उन्होंने साफ कह दिया, अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो उसे समुद्र पार भी जरूरत पड़ने पर जाना पड़ेगा। इस प्रकार की नियमावली उन्होंने बना दी, जो सिपाहियों के लिए एक गुस्से वाली स्थिति पैदा हो गई। सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे, क्योंकि बहुत सारे सिपाही तो खुद किसान परिवार से ही थे, तो वो किसान की स्थिति को अच्छी तरह से जानते थे। साथ ही साथ वो अपने परिवारों को गांव में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों के अंदर भी फैल गया, क्योंकि वो उन्हीं की कड़ी थे। तो अब सुधारों पर प्रतिक्रिया क्या होती है, देखिए। अंग्रेजों को लगता था कि भारत में जो कई प्रथाएं हैं समाज में चलती, वो काम की नहीं है, तो भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है, ये अंग्रेजों को लगता था। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए, क्योंकि उनकी नज़र में सती प्रथा एक अपराध था और विधवा विवाह एक सही काम था, तो इसके लिए उन्होंने कानून बनाए। साथ ही साथ उन्होंने अंग्रेजी भाषा को जमकर बढ़ावा दिया। 1830 के बाद तो कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने की छूट दे दी और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। और 1850 में तो एक नया कानून भी बना दिया, जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और भी आसान हो गया। 1850 के इस कानून में यह प्रावधान कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति जो भारतीय है और ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे अपने पुरखों की संपत्ति पर पहले की जैसे अधिकार मिल जाएगा। ठीक है, यानी मिशनरियों को खुलकर काम करने की छूट दे दी गई, अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया गया, सती प्रथा को रोकने का काम किया गया, विधवा विवाह को बढ़ावा दिया गया। इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो रही थी। तो भारतीयों ने सोचा कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और उनके परंपरागत जीवन शैली है उसको नष्ट करने पर तुले हुए, लेकिन ये तो भारतीय जनमानस की बात थी। इससे अलग कुछ लोग ऐसे भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे, और ऐसे थे धर्म सुधारक, भारतीय समाज के सुधारक। जनता की नज़र से जो व्यवस्था इस समय नजर आ रही थी, सबके सामने थी, पूरे देश में थी, उस व्यवस्था के बारे में जनता की क्या सोच थी, ये देखिए। यहाँ एक अपने को छोटी सी घटना किसी किताब के अंश से ली गई है, जिसमें यहाँ नीचे लिखा है, ये देखिए, विष्णु भट्ट गोडसे माझा प्रवास। तो ये कथा है, यहाँ से छोटी सी बात ली गई है, तो इससे पता चलता है कि जनता की क्या सोच थी। 84 नियमों की सूची। महाराष्ट्र के गांव में रहने वाले एक ब्राह्मण थे विष्णु भट्ट गोडसे, उनकी रचना है माझा प्रवास। उसका अंश यहाँ दिया गया और कहा गया कि विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में एक यज्ञ में गए थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हो गई और सिपाहियों से कहा कि आप वापस ले जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर यहाँ चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। इसलिए उन्होंने वहां आगे बढ़ने से, आगे जाने से मना किया था, मथुरा में आगे मत जाओ। अब देखिए उन्होंने क्या कहा, अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर
तुली हुई है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची तैयार की है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उस 84 नियमों की सूची का ऐलान भी कर दिया है। सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणाम की चेतावनी भी दे दी है। राजाओं ने कहा कि अगर ये नियम लागू कर दिए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट भी गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई है और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज भी दी गई है। ऐसा सिपाहियों ने विष्णु भट्ट को बताया, जो उन्होंने माजा प्रवास में लिखा है। कुल मिला के लोगों की सोच है वो बताई गई है। नेक्स्ट है, जल्दी ही हर टुकड़े में उत्तेजना छा गई। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरण से भी हमें पता चलती है। देख, सीताराम पांडे है वो 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती थे और उन्होंने कंपनी की 48 साल तक सेवा की और 1860 में वो रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की। हालांकि उनका बेटा है वो विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेज़ों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने मारा था या मार दिया था। अपने सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नॉरगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। तो सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे और उनके अफसर नॉरगेट ने अंग्रेजी में बाद में उनका अनुवाद भी कर दिया और फ्रॉम सिपोय टू सूबेदार के नाम से उसे प्रकाशित करवाया गया। तो सीताराम पांडे का जो संस्मरण था वो इस प्रकार था, जिसमें हमें क्या जानकारी मिलती देखिए। सीताराम कहते हैं, मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया है, ठीक है, और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे हैं। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों की सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। यानी अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेजा गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और भी हवा दी और उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा कांड किया है, धोखा किया है। उन्होंने हजार गढ़ झूठ है वो गढ़े, हजार झूठ गढ़े और सिपाहियों को अपने मालिकों, अंग्रेजों आदि के खिलाफ कर दिया और बगावत करने के लिए उकसाया है। यानी सीताराम कहते हैं कि ये नवाब और बादशाह के नुमाइंदों ने ऐसा काम किया है और कंपनी के खिलाफ उकसाया है ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बिठाया जा सके। उनकी दलील थी, अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती थी, यानी अंग्रेजी सत्ता को हटा सकती थी। तो ये मेरठ के विद्रोही का एक चित्र भी अपने को दिया गया। संयोग से इसी समय सरकार के हर एक रेजिमेंट के लोगों को नई राइफल इस्तेमाल करने का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा गया। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया, ट्रेन किया, लेकिन इसी दौरान एक खबर यहाँ आग की तरफ फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है और इसको चलाने से पहले दांतों से काटना पड़ेगा। तो हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिख कर यह खबर भेजने लगे हैं और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। ये कौन लिख रहे हैं? सीताराम। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले से ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन ये कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए ताकि उन्हें इस्तेमाल करने पर हिंदू और मुसलमान दोनों ही की धर्म भ्रष्ट हो जाए। तो इस प्रकार ये कथा है वो सामने आई। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर चलने की हिदायत दी। कर्नल ने किसको घर चलने के लिए कहा? सीताराम को। तो ये जो बात है वो हमें ये बताती है कि लोग
कंपनी की सत्ता के बारे में क्या सोचते थे, और साथ ही साथ ये कि जो कंपनी के नुमाइंदे थे वो क्या सोचते थे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया।